नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल अर्थ में। तो आज का सेकेंड एपिसोड जो 1 अप्रैल है, स्टार्ट करते हैं। आज के दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें बनी रही न्यूज़ में। जो पहली एक विदेशी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़, उसको हम लोग पहले देखते हैं। आज दिखा गया कि बहुत सारे एशिया में स्टॉक मार्केट अपनी सबसे लो लेवल पे थी। जैसे जापान 4% से गिरा हुआ था, साउथ कोरिया 2% से गिरा हुआ था। और एक अजीब सी बात है, लेकिन गजब की बात है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो आपसी तीनों दोस्त, तीनों सबसे बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, और वो तीनों कंट्री आज एक साथ एक डील पे साइन करते हुए नजर आए। ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, चलिए आराम से सरल लैंग्वेज में समझते हैं। आपने न्यूज पढ़ा ही होगा कि लास्ट मंथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अगर लोग अपना टैरिफ या जो यूएस का फायदा उठाना बंद नहीं करेंगे तो मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा पूरे सारे कंट्री के ऊपर में। और इसमें चाइना, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, ऐसे बड़े बड़े कंट्री हैं जो इंडिया यूएस के साथ बड़ी व्यापार करते हैं। बहुत उनका अच्छा खासा ट्रेड होता है, जिसमें यूएस को काफ़ी डेफिसिट, मतलब लॉस का, उनको ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। तो उससे कल वो 2 अप्रैल आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। इसी कारण से जो हमारी स्टॉक मार्केट है काफ़ी डरी हुई है। तो इसी कारण से क्या है, हम आज बहुत सारे स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। और इवन आप नहीं विश्वास करें कि जो यूएस आप पे चाइना और मैक्सिको, इंडिया जैसी कंट्री पे वो टैरिफ लगाने वाली है, उनके यहाँ भी स्टॉक गिरा हुआ है, क्योंकि वहाँ भी मंदी की एक आसार है, जिससे वहाँ की मार्केट भी डरी हुई है। अब कल ही 2 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। सेकेंड रीजन यहाँ पर ये देखा गया कि रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो ईरान को एक बॉम्ब करने वाले हैं, और बहुत बुरी तरह से इस बार एक वॉर का सिचुएशन लाइक यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके कारण से समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मार्केट और डरा हुआ है और मार्केट नीचे की ओर गया। और तीसरा रीजन ये है कि आपके अगर पास गोल्ड है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। ये गोल्ड की प्राइस जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, उम्मीद है कि आप जल्दी ही माला माल होने वाले हो। जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, कुछ दिन पहले चाइना में गए थे और वहां पर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दे दिया। उन्हें कहा कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ लैंड लॉक है, और वो चाइना को आह्वान कर रही हैं कि आप आइए हमारे बांग्लादेश के थ्रू, आप मार्केट को अपने एक्सपेंड कीजिए। कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि आप किसी तरह इस रीजन में आइए और कॉन्फ्लिक्ट कीजिए। उनकी इस तरह का बेहूदगी, बेशर्मी भरा बात किसी आज तक के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने कहा नहीं था। लेकिन खैर, ये जो एडवाइजर है, ये ना ही चुने हुए पीएम ही है और ना ही प्रेसिडेंट है, ऐसे कोई पद पे नहीं है, बस भगवान की दया से कहीं से ऊपर से टपक पड़े। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो उन्होंने कल इस तरह से एक बयान दिया था, आज उसका इंडिया में काफ़ी जवाब मिला है। जैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता ही हैं या बीजेपी के नेता, उन्होंने रिप्लाई किया कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने कहा है वो निंदनीय है, बेकार है और शोभा नहीं देता इस तरह से। और वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप आओ। हिमंता बिश्व शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, और बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने भी बहुत कड़ा जवाब दिया। हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि अगर कहीं मोहम्मद यूनुस ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि वो सिलीगुड़ी जो जिन चिकन नेक कहा जाता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो कट करके इंडिया से अलग कर दें और चाइना को यहाँ पर किसी से इंटरफेयर करवाएं, तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो उनका अगर इस तरह उन्होंने कुछ सोचा भी, तो वो वहाँ पर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत आगे तक एक्सपेंशन कर पाएंगे। और जिस तरह से हाकीबाजी कर रहे हैं वो बंद करें। तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, इसके पीछे एक समझना होगा। ये है कि वो किसी तरह, उनके पास 2 रीजन है कि एक तो अटेंशन चाहते हैं, किसी तरह उनको अटेंशन मिले, वो कंट्रोवर्सी में बने रहना चाहते हैं। दूसरा कि दीप सिक्का कुछ खाया है तो उसको अदा करना पड़ेगा, तो वही कर्ज अदायगी कर रहे हैं। वही बात कि भाई डीप स्टेट से भी कुछ प्रेशर होगा कि आप कंटिन्यू कंट्रोवर्सी में बने रहो। और आप, मैं आगे एक और न्यूज़ भी बताऊंगा किस तरह आप देख सकते हैं कि डीप स्टेट अभी भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि डीप स्टेट खत्म हो गया,
बंद हो गया ट्रम्प आने के बाद से, वो बस समझिए कि वो घायल सांप की तरह है जो जिंदा है, और वो डसेगा ही डसेगा। आपको एक बार, दो बार, चार बार, जब भी मौका मिलेगा वो आपको डसेगा ही डसेगा। तो ये आप सोच के ही रखें दोस्तों। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं ये अटेंशन, एक्सपेंशन और झमेला चाहते हैं इस रीजन में, और वो इस मुद्दे को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना चाहते हैं। तीसरी खबर यह है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छपा, उसने इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा ही ब्लेम किया कि इंडिया की जो एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसने एक बहुत सीक्रेट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है रसिया को, जब यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा था करीब 2022-23 में। तो ये आप इसके जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो टीम है, उन्होंने इसका रिप्लाई भी किया है और इसको दरकिनार किया है कि ये जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रही है वो बेबुनियाद है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इसको साबित कैसे किया है, ये पहले बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो HR स्मिथ एक डिफेंस कंपनी है ब्रिटेन की, उन्होंने HAL को कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स और सीक्रेट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया था, जो उन्होंने बाद में HAL ने रसिया को ट्रांसफर कर दिया, वो 2022-23 के यूक्रेन वॉर के टाइम में। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि मीडिया जब ये न्यूज फैली तो मीडिया न्यूज HR स्मिथ के पास भी गई। तो HR स्मिथ ने कहा कि हाँ, हमने ऐसा सेल किया था, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर किया कि नहीं किया इसके हमारे कोई आइडिया नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे डिनाई ही किया है। और बस एक समझिए कि ये डीप स्टेट की चाल है और वो झेलना ही है। आज नहीं 2047 तक या जीवन भर पता नहीं, लेकिन ये चलेगा। आप ये समझ लो कि ये जो नया खेल चल रहा है, इसका अंत कहाँ तक होने वाला और कौन खत्म करेगा, अभी तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो कहने का ये कि ये आखिर न्यूयॉर्क टाइम इस तरह के या पहले भी करता था, या CNBC और बहुत ऐसे वॉशिंगटन पोस्ट, इस तरह के बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो हमेशा एंटी इंडिया बने रहे हैं और अपना पोस्ट करते रहे हैं, और एंटी इंडिया के जो मतलब विश्वास रखने वाले लोग को भी काफ़ी अपने पनाह दिए हैं। तो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, एक माना जा सकता है कि जो बहुत बड़े बड़े डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं और डिफेंस कंपनीज हैं, लॉकहीड मार्टिन और बहुत सारे यहाँ पर है, तो उनको कहीं ना कहीं इससे HAL की प्रगति से उनको नुकसान हो रहा है, और उनका एक मार्केट जा रहा है, क्योंकि कोई एक नया आएगा तो जो पहले वाला था वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट उतना ही है, मार्केट कम बेस होने वाला नहीं है। तो इसी कारण से ये जो उन्होंने इस तरह तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो इसे इग्नोर करना चाहिए। और इसे एक और चीज़ पता चलता है कि हाँ, HAL बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि साफ साफ पता चला कि जब आप अच्छे काम करते हो तभी आपको क्रेडिट मिलता है, और इस बात को खुशी होना चाहिए कि हाँ, कि हम HAL को अच्छे मुकाम पर देख पाएंगे। दोस्तों, आज एक राष्ट्रीय समाचार है जो काफ़ी न्यूज़ में बना रहा, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं और करने वाली बात भी है। आप अगर देखो कि उन्होंने ज़्यादातर हेडलाइन आज का यही था कि बंगाल जल रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि जब से मतलब पिछले 3-4 दिन से ऐसा हुआ है कि बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं खबर आ रही हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जा रहा है। पहले मालदा में स्टार्ट हुआ, जब नमाज के बाद कुछ लोगों के बाद झमेला का बात हुआ, उसके बाद फिर दंगा फंसा और वो वायलेंस इतना तेज हो गया कि आगजनी और पुलिस थाना को जला देने की कोशिश की गई, और यहाँ तक देखा गया कि वहाँ पर बम का भी इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह का हिंसा बंगाल से खबर आती रहती है, वहाँ पर कॉमन हो चुका है। तो अब क्या ही बोले कि इस साल में ऐसे 2-3 बार खबर ना आए बंगाल से हिंसा का, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि बंगाल की शांति कहाँ से आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मालदा से अभी भड़की मुर्शिदाबाद, अब वो भड़कते भड़कते मेदिनीपुर भी कुछ कुछ जगह में हुई है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पर दोनों जो पार्टियां हैं, जो पक्ष विपक्ष दोनों में ही कॉन्ट्रोवर्शियल आर्गूमेंट चल रहे हैं। तो ये हमारा मूल मुद्दा वहाँ पर आर्गूमेंट पे नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि जिस तरह से इस कॉमनवेल्थ वायलेंस का हर साल ये होते जा रहा है। अब तो आपने देखा कि एक और नियम है हमारे झारखंड के हजारीबाग
में वहाँ पर भी हर साल रामनवमी के टाइम में वायलेंस होता है, और यहाँ पर आज भी देखा गया कि यहाँ एक वायलेंस हुई छोटी मोटी रामनवमी में। वहाँ पक्का है कि गाना बजाने के टाइम में जब जब निकलेगा तो वो वहाँ पर एक पत्थरबाजी और दंगा गोलीबारी चलना आम बात है। आप और सिर्फ हजारीबाग में नहीं, वो धीरे धीरे और भी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी बढ़ चुका है ये चीज़। तो सिंपल सा हमारा यही कहना है कि कि जो बंगाल में हिंसा हो रहा है वो एक अब राष्ट्रीय मुद्दा ही समझिए बन चुका है, क्योंकि इस पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब पूरी खुली छूट है कि अब भैया राज्य सरकार अगर सही से नहीं संभाल रही है तो आपको एक्शन लेना ही होगा कुछ, और आपको शांति बहाल करना ही होगा, क्योंकि आपकी पार्टी वहाँ नहीं है और आप कुछ ना करो ये भी सही तरीका नहीं है। आप बातचीत से करो या कुछ साम दंड भेंट बहुत कुछ है, आप उसे अपना सकते हो। और सेकंड है कि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कभी रिलेशन रही नहीं है ममता बनर्जी के साथ। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि हमने 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बांग्लादेश का, तो उसमें 450 किलोमीटर हम लोग में फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ममता गवर्नमेंट जो है वहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, लैंड एक्विजिशन करने से मना कर रही है।